नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं ऋचा सेठ आस विद्यालय की तरफ से आपका ये सेशन ले रही हूँ और आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो हम लोग आज ये जो नया चैप्टर है इसको हम देखेंगे कि कैसे ये हमारे जो एक हमने अपने पहले जो क्लासेस में पढ़ा था कि किस प्रकार हमारे रेशों के द्वारा अगर देखें जो फाइबर्स बनते थे वो हमारे नेचुरल होते थे, जो हमें कॉटन से रुई से मिलते थे और हमने जूट का देखा था। लेकिन आज जो हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इसमें हम देखेंगे कैसे जो ये रेशे ये सिंथेसाइज भी करे जा सकते हैं, उनका एक अगर देखें वो आर्टिफिशियल वे में कैसे बनाए जा सकते हैं। तो चलिए अपनी बुक खोलते हैं और अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये आप लोगों का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसमें जैसा अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि हम ये एक नेचुरल जो हमें फाइबर्स मिलते हैं, जो फैब्रिक मिलता है वो हमें कॉटन से मिलता है, कपास से हम उसका एक कपास लेते हैं, फिर उससे धागे खींचते हैं, फिर उनको एक कपड़े या फैब्रिक के रूप में बनाते हैं, ये हम लोग जानते हैं। और ये जो कपड़े होते हैं ये प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से जो हमें ये फाइबर्स प्राप्त होते हैं वो हमारे एक काम में आते हैं जिससे हम विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाते हैं। हमने इससे पहले एक नेचुरल में हमने सिल्क की भी बात करी थी, जो हमें कुकून से हमने पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि कैसे जो एक रेशम का कीड़ा का एक वो जब डेवलपमेंट होता है तो कुकून बनता है और उसके चारों तरफ वो जो एक रेशो में अपने को ढक लेता है, वही हमारा एक सिल्क का काम करता है, रेशम का काम करता है। तो और कॉटन हम जानते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हमने अभी अगर हम सिल्क कॉटन की बात कर रहे हैं तो ये प्राकृतिक है, जो एक प्रकृति में हो रहे हैं, हम आर्टिफिशियल वे में उनको नहीं बना रहे हैं। तो लेकिन आजकल हम काफी कुछ चीजें एक आर्टिफिशियल फॉर्म में भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक टेबल है प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे की। तो आपको यहाँ पे वस्तु का नाम लिखना है और इसमें किस प्रकार हमने वो रेशे यूज करें उसको बनाने के लिए वो एक टेबल बनानी है। तो क्योंकि अभी हम वर्चुअल हैं तो आपसे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो मैंने अपनी तरफ से एक टेबल बनाई है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और उसके बेसिस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों ये आप लोगों के सामने मैंने कुछ वस्तुओं के नाम दिए, जैसे चटाई, बोरी, डोरी, पर्दे, छाता, ये हमारे कुछ वस्तुओं के नाम है। हम देखते हैं जो चटाई है वो कृत्रिम रेशों से बनती है। आप देखते हैं प्लास्टिक के होते हैं, प्लास्टिक की चटाइयां चलती हैं। हाँ, बहुत अगर गांव के अंदर देखेंगे तो वो जूट की भी होती है, लेकिन ज्यादातर आजकल हमें ये कृत्रिम जो रेशे होते हैं इनके द्वारा ही चटाई बनाई जाती है। और वो अगर हम टच करते हैं वो हमें एक प्लास्टिक का एक वो हमें फील देता है। बोरी अगर हम कहें जिसमें हमारा अनाज भरा हुआ होता है, तो ये क्या होता है, ये हमारे जूट की वो होती हैं जो हम कहते हैं रस्सी, वैसे उनसे एक बनाया जाता है, तो ये प्राकृतिक हो गई। अब डोरी अगर बात करें तो जो हम डोरी के कुछ बांधने के लिए भी यूज करते हैं। हम कपड़े हमें जब सुखाने होते हैं, कपड़े सुखाने के लिए भी हम डोरी बांधते हैं और काफी जगह हमारी डोरी का यूज होता है। और अगर हम देखें तो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही रूप में हमें मिलती है। जो हम घरों में यूज करते हैं जिसमें हम कपड़े टांगते हैं अपने सुखाने के लिए, तो वो जो हमारी होती है आप देखेंगे वो प्लास्टिक की होती है। लेकिन अगर जो आप देखेंगे जो हम कुछ डोरियां हमारी जिसमें हम जो बोरे होते हैं जब उनको ऊपर से बांधना होता है, तो हम वैसी एक जो अगर देखते हैं वो फाइबर की होती है, खासतौर से वो उसकी होती है जो हमारा नारियल होता है, उसके ऊपर जो एक ब्राउन से जो रेशे निकले होते हैं उनसे वो मिलाकर बनती है। दूसरा हम लोग देखते हैं एक और वस्तु का नाम पर्दे। तो ये जो पर्दे अपने घरों में डालते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, कॉटन के होते हैं, सिल्क के होते हैं। तो ये प्राकृतिक जो हमें रेशे मिल रहे हैं उनसे बनता है। छाता अगर कहें, छाता बताइए, ये भी कृत्रिम हमारे रेशों से मिलकर बनता है, क्योंकि अगर हम छाते कॉटन का बनाएंगे तो वो तो पानी हमारा सारा नीचे गिरेगा। तो हम देख रहे हैं जैसे अगर हम छाता का एग्जांपल लें, ये कृत्रिम रेशों से बनता है। तो ये कृत्रिम रेशे में एक खासियत होती है कि वो पानी को
एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो नीचे नहीं गिरने देता है। तो अगर हम देखेंगे तो कहीं कहीं हमें कृत्रिम रेशे भी हमारे काम के हैं और कहीं कहीं हमारे प्राकृतिक रेशे भी काम के हैं। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, किन से क्या क्या चीजें बनती है, इन्हीं को हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर खोलते हैं। तो अभी जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा, तो ये हमने देखा है कि, और जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कपास, ऊन, रेशम आदि ये क्या है, ये प्राकृतिक रेशे हैं अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और दूसरे जो हमारे रेशे होते हैं वो संश्लेषित रेशे होते हैं। और संश्लेषित रेशों का मतलब अर्थात यह हुआ कि ये मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये आप मार्क कर लीजिए, संश्लेषित रेशे। तो ये हम लोगों ने मार्क कर लिया कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं ये मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, हमें नेचर से नहीं मिलते हैं। अब हम इन संश्लेषित रेशों के ही बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये धागे जो होते हैं, इसको अगर हमें रेशों को समझना हो तो आपने मोतियों की माला देखी होगी, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखी है। तो ये क्या है, हमारे मोती की माला कैसे बनी, जिसमें जब हमने छोटे 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 मोती उसमें डाल दिए, जब वो एक धागे के अंदर पिरोए तो वो पूरी एक माला हो गई। हम फिर मोती नहीं बोलते, हम उसे माला बोलते हैं। और इसी प्रकार अगर जैसे ये पेपर क्लिप है ना, इसको अगर हमने यहाँ ये पेपर क्लिप एक दूसरे में अटकाया तो वो क्या हो गया, एक चेन बन गई, है ना, ये पूरी एक श्रृंखला बन गई। और इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो ये जो, अब इसको आप समझे कि संश्लिष्ट रेशा भी क्या होता है, ये छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाया जाता है। तो जितना अगर हम जो एक आर्टिफिशियल वे में जो थ्रेड्स बना रहे हैं वो क्या है, वो छोटी एक केमिकल होता है, वो उसको हम, वो जो उसकी श्रृंखला हम एक केमिकल आपस में वो ज्वाइन होता है और फिर वो एक सिंथेटिक फाइबर बनता है। इसको आप यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रक्चर से और समझाती हूँ, तब आपको और समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसके आगे और देख लेते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, ये जो छोटी जो इकाइयां होती हैं ये मिलकर क्या होता है, ये मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं। और वो जो बड़ी एकल इकाई होता है उसे हम कहते हैं बहुलक, और इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर का अर्थ क्या हुआ, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, जब भी हमारे इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड होता है तो इसके कुछ ब्रेक करके हमें इसका मीनिंग समझना होता है। तो ये दो वर्ड से मिला है, पॉली और मर। तो पॉली का देखें यहाँ पे अर्थ है अनेक, ठीक है, और मर का अर्थ है इकाई, एक कोई भाग या इकाई। तो अनेक इकाइयां जब आपस में मिल जाती हैं तब वो एक पॉलीमर बनाती हैं। तो कई इकाइयां मिलकर जब वो एक पॉलीमर बनाती हैं और उसकी हेल्प से हमारा जो ये कृत्रिम जो रेशे हैं वो बनते हैं। तो अगर हम देखें तो एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। तो ऐसी जो छोटी छोटी इकाइयां बनती हैं, इसको मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, उससे और आपको समझाती हूँ। तो बच्चों अब आप देखें संश्लिष्ट जो रेशा है वो कैसे बन रहा है। तो ये एक कोई रेशा है, ये कैसे बन रहा है, ये छोटी इकाइयों की एक श्रृंखला होती है, ठीक है। अब ये जो छोटी इकाइयां हैं ये क्या है, ये एक्चुअल में एक रासायनिक पदार्थ है। क्लियर हुआ, ये छोटी इकाइयां एक रासायनिक पदार्थ है। और फिर हम ये देखते हैं छोटी इकाई मिलकर एक बहुत बड़ी इकाई बनाती है जिसे पॉलीमर कहते हैं। तो इसका मतलब है ये जो हमारा जब पॉलीमर बन रहा है ये कोई एक रासायनिक पदार्थ ही होता है। समझ में आया, इसलिए मैंने आपको एक एक ये एनिमेट करके दिखाया कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। और ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो बच्चों अब हम लोग ये देखते हैं बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। जो अभी हमने यहाँ देखा है ना बहुलक, तो यहाँ पे देखिए बहुलक या पॉलीमर बात एक ही है। तो ये जो होते हैं, जो हमारे ये पॉलीमर्स हैं, ये नहीं है कि हम एक आर्टिफिशियल वे में ही बनाते हैं, ये हमें एक अगर देखें बाय नेचर भी मिलते हैं। तो और इसका जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कपास है ये एक बहुलक है।
और ये जो बहुलक है वो उसको हम जो एक पॉलीमर है उसको हम कहते हैं सेलुलोज। और ये जो सेलुलोज बना होता है ये क्या होता है, ये ग्लूकोज की इकाइयों से बना होता है। तो मींस जब कई ग्लूकोज आपस में जो हमारे एक आपस में मिल जाते हैं, ग्लूकोज की इकाइयां जब आपस में मिल जाती हैं तब एक सेलुलोज बनता है। और ये आपने पढ़ा होगा कि ये जो हमारे जब हम पत्तियों की बात करते हैं तो उसके ऊपर सेलुलोज होता है, मतलब वो एक हम देखते हैं उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो दिस मीन्स कि जो हमारा एक जब एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है, प्रकाश संश्लेषण का चल रहा है, तो हमारा सबसे पहले उसमें क्या होता है C6H12O6 बनता है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। तो इस प्रकार जब बहुत ज्यादा आप ग्लूकोज आपस में मिल जाता है तो वो सेलुलोज का एक वो उसका डेवलप वो एक बनता है। तो यहाँ पे अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो संश्लिष्ट रेशा है ये छोटी छोटी इकाइयों से बनता है। और ये जो इकाइयां होती हैं ये क्या होती हैं, ये केमिकल पदार्थ होते हैं। और जो हम ये आप इससे नहीं कंफ्यूज करिएगा कि ये अगर आर्टिफिशियल में ही केमिकल होता है और हम नेचुरल में हम कैसे कह रहे हैं कि ये प्रकृति में भी पाया जाता है। तो हम जो कुछ हमें मिल रहा है वो हमें बाय नेचर भी क्या है, अगर हम देखें हर किसी का एक फॉर्मूला है, पानी है तो हम H2O बोलते हैं, है ना। हम अगर एसिड की बात करें तो हम HCl H2SO4 बोलते हैं। हम कहते हैं हमारे स्टमक में भी HCl प्रेजेंट होता है। तो ये सब एक नेचुरल जो हमारा एक कंपोजिशन है वो होता है। लेकिन जब हम स्पेशल कुछ केमिकल्स मिलाकर कुछ एक आर्टिफिशियल चीज बनाते हैं तो वो हमारी एक संश्लेषित कैटेगरी में आ जाती है, उसको हम नेचुरल फॉर्म में नहीं रखते हैं। ये बात आई आपको समझ में। तो यहाँ पे हम देखें तो जो कपास है हमारा वो भी हम जो इसमें हमने देखा है कि वो एक बाय नेचर हमें मिल रहा है। लेकिन जब हम प्लास्टिक की बात कर रहे हैं तो वो हमें नेचर से नहीं मिल रही है, वो एक ह्यूमन उसको खुद बना रहा है, मानव उसका एक प्रोडक्शन खुद कर रहा है विभिन्न केमिकल्स मिला के। और जैसे जैसे हम इस पार्ट में और आगे चलेंगे आपको ये चीज और क्लियर होती जाएगी। तो बच्चों आज हम लोगों ने चैप्टर देखा कि ये हमारा हम ये इस चैप्टर में हम संश्लेषित किस प्रकार रेशे बन रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है उनको भी हम जैसे जैसे पाठ में आगे चलेंगे समझते जाएंगे। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं, बाय।